डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में बलगम का बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब सुबह उठते हैं, दिन में बैठे हुए हैं, रात है, उनके यहाँ पे बलगम रेशा या उसको कहीं गिरता रहता है, बहुत ज़्यादा केरा बलगम उसका होता है। इसकी वजह क्या है और क्या इलाज है इसका? वैसे कहने को ये बड़ी एक सादा सी डिजीज़ है या कि अलामत है केरा, और डॉक्टर भी इसको लाइट ले जाता है। और फिर पेशेंट की कंप्लेंट ये आती है कि जी मैं उसके पास भी गया, उसके पास भी गया, इधर भी गया, उधर भी गया, ये एलर्जी की दवाई दे दी डॉक्टर ने, एक नेजल स्प्रे दे दिया, मेरा इलाज नहीं हुआ, केरा गिर रहा है, केरा गिर रहा है। बड़ी दुरुस्त सी उसकी जो परेशानी होती है उस पेशेंट की, उस मरीज़ की जो कि इस मसले के साथ आता है। और कहने को तो ये ऐसी अलामत नहीं है कि उसके लिए कोई जानलेवा। दो तरह की बीमारियों को हम डिफाइन करते हैं, एक होती है क्वालिटेटिव लाइफ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुतासर कर रही है, और एक होती है क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि एक तो खुदा न खास ऐसी बीमारी है जो अगर आप ट्रीट नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी ही कम हो सकती है, उसमें नहीं है। वैसे मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, कि उसकी जो टाइम लाइन है वो अल्लाह के हाथ में। दूसरी जो चीज़ है वो है क्वालिटी। क्वालिटी ये है कि जी एक बच्चा है वो छींके ही मारी जा रहा है, स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, उसके नाक से रेशा आया जा रहा है। आप केरे की बात करें, एक बंदा है वो सुबह उठता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो केरा ही केरा, मैं तो जी जाता हूँ तो भी केरा, घर आता हूँ तो भी केरा, किसी महफिल में नहीं जा सकता, चलता रहता। कल एक पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है ना, वो कहता है जी मैं उसकी वजह डिस्कस कर देता हूँ, FBR का मुलाजिम हूँ और केरा ही केरा, और मैं तो अब महफिल में भी नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री लेनी पड़ती है। डॉक्टर के पास एक ही टूल है, मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ने डॉक्टर को दिमाग दिया, दवाई नहीं दी। दवाई तो एक कारोबार है, ठीक है ना, या कि मरीज से जान छुड़वाने के लिए लिख दी जाती है, या कि सिम्टोमेटिक इलाज है जो 5 दिन के बाद खत्म। डॉक्टर का काम ये है, वो केरा एक अलामत है, उसके पीछे एक डिजीज़ है जिसको डायग्नोज करना है, और उस अलामत से डिजीज़ के दरमियान का सफ़र हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन है, और उस डिजीज़ को जानने के बाद उसका इलाज शुरू होना है। इस तरह अब जो हिस्ट्री है, एवरेज हिस्ट्री टेक्स 20 to 25 मिनट्स, और कुछ ऐसी डिजीज़ जिनमें ये चीज़ नहीं मिलती है तो हमें 40-40 मिनट तक पेशेंट का इंटरव्यू करना पड़ता है, वजह का तयन करना पड़ता है। जी 2 मिनट बाद वो कहते चल लिख दी है तो फर्क, हाँ तो ठीक है ना, आवाम वो पीछे लगी हुई है उन्होंने, तो इन्हें देखना चाहिए ना कि कौन इनको वक्त दे रहा है। टाइम जो है सबसे कीमती चीज़ है, ठीक है ना। एक भेड़ चाल है, खास नाम है, लोग उनके पास जाते हैं। तो केरा जो है उसकी वजह का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। क्या मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ, हर चीज़ तो शायद मैं ना कवर कर सकूँ, लेकिन जल्दी जल्दी बताता हूँ कि केरा का मतलब है कि कोई चीज़ रतूबत गले में गिर रही है, ठीक है। मरीज़ कहता है जी दिमाग से नहीं गिर रही होती, नाक से गिर रही होती है। नाक में क्या क्या वजूहात है, नाक के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, साइंसेज हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, नाक का म्यूकोजा जो है, जो जिल्द है नाक के अंदर की, हाइपरट्रॉफिड हो सकती है कि उसकी जो अपना नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर गए ग्लैंड्स उसके अंदर, ठीक है ना। कोई इरिटेटिव हो सकती है, सारे लोग उसको एलर्जी की लाइन पर ट्रीट करके फारग करा देते हैं मरीज को, जो कि एक फैक्टर है। गदूद अलग है, गदूद है, साइंसेज में रेशा है, नाक की कोई बीमारी है, उसको देखना है डॉक्टर ने। फिर ये एलर्जी एक है जो कि सारा का सारा हम इसको वजह बना देते हैं। तीसरी फिर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं कि जो पाथवे अल्लाह ने बनाया है नाक और साइंसेज की रतूबतों के खारिज होने का, क्या वो पाथवेज तो नहीं डिस्टर्ब हो गए हैं? ठीक है, अब डॉक्टर को क्या करना है जी, डॉक्टर को इसकी हिस्ट्री लेनी है, पूछना है भाई कब से है। अब ये एक सिंपल एक चीज़ है कि डॉक्टर बात का जी तयन नहीं कर सकता, और मैं ना मरीज बता 10-10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा जी, वो फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं, फिर वापस आते हैं, कब से हुआ था? ओ जी तो शादी हुई थी। अच्छा शादी कदों हुई थी? ओ जी 10 साल हो गए ने। अच्छा शादी तो पहले ठीक सी? नहीं, शादी तो पहले भी हुंदा सी। अब वो सारी चीज़ उसने जीरो कर दी। फिर हम जाके एग्जैक्टली उसकी टाइम लाइन में जाते हैं कि वो कब से केरा शुरू हुआ है। उसने बता दिया, हमें पता लग गया 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, या उसने बता दिया 23 साल की उम्र में शुरू, या फिर उस टाइम में हम देखते हैं और क्या अवामल हो रहे थे, जॉब थी, घर चेंज हुआ, क्या कर रहे थे, किधर रह रहे थे, क्या वजूहात थी, शुरू में ज़्यादा था, कम था, और फिर कैसे इंक्रीज़ किया, फिर ठीक कैसे हो जाता था, ठीक है ना। ये अभी सिर्फ मैं उसकी इनिशियल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फिर हमें कुछ क्लू मिल जाते हैं, जैसे इस पेशेंट में मिला कि जब से मैं नौकरी कर रहा था, वो जो थे फाइला ने, पुरानियाँ फाइला ने, माइट है, समझ आती है। फिर स्मोकिंग करता है, अच्छा दूसरा फैक्टर मिल गया, ठीक है ना। बाद का ये होता है कि वो कहता है मैं जी जब से 13 साल का हुआ तब से मेरे नाक से उसका हार्मोनल चेंजेस हुई हैं, उसकी बॉडी ने डिफरेंट तरीके से उसको रिएक्ट किया, तो बेइंतहा वजूहात है, ठीक है। फिर हमें कुछ नहीं मिलता, फिर हम स्कैन पे जाते हैं, पहले एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो सीटी स्कैन पे जाते हैं, कोई एनाटॉमिकल चेंजेस तो नहीं है, ठीक है ना। बात का कहीं कुछ नहीं मिलता है तो फिर हमें ये देखना होता है कि कहीं इसके अंदर डेफिशिएंसीज तो नहीं होगी, जो कि नॉर्मल म्यूकोजल लाइनिंग, नाक और हलक की जो जिल्द है उसको नॉर्मल रखने में मदद दे रही है। कहीं ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा, कोई और तरफ तो नहीं जा रहा है, ये किसी और बीमारी का इनिशियल अलामत तो नहीं।
तो हमें एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है। जो जितनी सादा अलामत होती है ना, जैसे सर का दर्द है ना, इसे डायग्नोज करना एक बड़े आदमी का ही काम है। पेट में जो दर्द है ना, इसको डायग्नोज करना बड़े आदमी का ही काम है, जो कि नहीं मिल रही। पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन के एक ऐसा बुखार जो कि पता ही नहीं लग रही, बच्चा है, हर तरह के टेस्ट कराते डॉक्टर साहब। तो जो सादा सिम्टम होती है ना, ये टेस्ट करती है। जैसे टेस्ट मैच बताता है ना कि क्रिकेटर कौन है, ये जो सादा अलामत होती है ना, ये डॉक्टर की कैपेबिलिटी बताती है। जो तो अपनी बीमारी उठा के बता रहा है कि मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है, मेरा साह नहीं आंदा, वो तो क्वैक को भी पता लग जाना कि इसकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। अब आपने इसकी वजूहात बता दी, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? उस वजह का इलाज जैसे मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली क्या होती है वो वजह, केरा गिरने की मोस्टली वजह? अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, पहले एलर्जी पे ही आ जाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। किसी एक वजह से केरा आ रहा होता है, या तो वो ठंड से गर्मी की तरफ जा रहा होता है, गर्मी से ठंड में आ रहा है, तो बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस जब आता है तो नाक से रतूबत गिर जाती है। ठीक है। कोई बाहर मिट्टी गर्द गुबार है, स्मोकिंग है, उसको क्विट करना है उसे। उसका काम ऐसा फाइल वर्क है, पुरानी फाइल निकलती है 20 साल पुरानी रिकॉर्ड की, और वो उड़ती है, उसके अंदर माइट्स, वो उसको तंग कर रही है। हमें उसको इसकी गाइड करना है कि भाईजान यही वजह है, मैं दवाई देता रहूंगा, दवाई जिस्म से खारिज हो जाएगी 5 दिन बाद, ये तुम्हें कॉजेटिव फैक्टर को ख़त्म करना है। ठीक है, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि अगर नाक के अंदर कोई साइनस की डिजीज़ है, कोई साइनस में इन्फेक्शन है, कोई जो चेहरे के गिर्द पे और आंखों के ऊपर नीचे जो साइनसेस हैं उनमें अगर रेशा पड़ गया, तो हमने उसको मैनेज करना है कि हमने मेडिकली करना है या सर्जिकली करना है, वो हमारा डिसीजन है। और पेशेंट की उस पर इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है, अलामात पर डिपेंड करता है, और पेशेंट की चॉइस पर डिपेंड करता है। फिर जो है वो आता है कि जो हमारे विटामिन ए, डी और ई की डेफिशिएंसीज हैं, जैसे मैंने पहले भी, अगर हमें लगता है या कि हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हमें इस तरफ आना पड़ता है। ठीक है ना। विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। ए, डी एंड ई, ए, डी और ई, इसे कहते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन। ये क्या कहते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए खुराक है। नाक और हलक की जिल्द, और जहाँ जहाँ पे गीली जिल्द जैसे आंख है, इनके अंदर जब कोई रेंट्स हो जाते हैं, कोई डैमेजेस हो जाते हैं, इनको रिपेयर करते हैं। अच्छा। ये वाले 3 विटामिन अगर ये नहीं है या कम है, या कि उसकी पर्टिकुलर मिकदार नहीं है जिस्म में, तो फिर प्रॉब्लम तो टेस्ट से ही पता लगेगा, विटामिन के टेस्ट से। टेस्ट से भी पता लग जाता है। डी का करवा लेते हैं, और बाकी जो है वो इनके टेस्ट बहुत महंगे भी होते हैं, तो इसको देने में कोई हर्ज नहीं होता। हमारी जनरल पॉपुलेशन में ये काम है, और हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में ये दे ही रहे होते हैं। इस तरह के ADE किस फूड में है, किस तरह के? ADE ये जो है आपका ये इसमें जैसे कैरेट में है, गाजर में है, ठीक है ना, और भी कई तरह के जो है गाजर नहीं है, अभी गाजर नहीं है, तो ए जो है आपको पनीर में मिल जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स में भी मिल जाएगा। डी मिलेगा बेसिकली। ए जो है वो आपको पनीर में मिल जाएगा। ठीक है ना, फैट में होगा। ठीक है। डी जो है ये दूध में और मिल्क प्रोडक्ट, खीर, दही, लस्सी वगैरह इन चीज़ों में, जो है पनीर वगैरह मक्खन में मिल जाएगा। जो ई है ये फिश ऑयल में होता है। ठीक है। जो हमारा मछली है, मछली कॉड फिश लिवर ऑयल भी कहते हैं, उसके अंदर डी और ई दोनों भी होते हैं, ई भी होता है। तो ई हमें ज़्यादातर मछली और उसकी जो सी फूड में मिल जाएगा। ये फिश ऑयल के कैप्सूल्स भी, वो भी ई और से वो ठीक होते हैं वो उसमें। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि आपको जो नेचुरल सोर्स से चीज़ को लेना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो फिर वो तो फिर ले सकते हैं। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन उनको दे दिए जाते हैं। केरे की वजूहात जो है वो अगर कोई साइनस की वजह से हो रही है तो उसको ट्रीट किया जाता है। कोई सर्जरी नहीं होगी, ऑपरेट वगैरह हो सकती है। पहली जो चीज़ हमने की है वो डिस्कस की है कि एलर्जी कोई वजह है, मिट्टी गर्द गुबार है या कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का चेंज है, तो उसको अवॉइड करना है। फिर हमने किया है कि विटामिनल डिफिशिएंसीज हो सकती हैं, वो आखिर में जाके हम उस पर जाते हैं। ये एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया। जो दरमियान में बहुत बड़ा चंक हम मिस कर गए हैं, जो ज़्यादातर डॉक्टर मिस कर जाते हैं, वो होता है कि हमने उसकी वजह नेजल डिजीज़ तो नहीं है, कोई नाक में कोई गदूद तो नहीं है, कोई नाक के साइंस में रेशा तो नहीं है, वो सारी सर्जिकल ही ट्रीटमेंट। फिर बड़ी रेयरली नाक की हड्डी का टेढ़ा होना भी ये प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा। क्योंकि वो नॉर्मल ड्रेनेज पाथवे को डिस्टर्ब कर रहा है और वो पूलिंग करवा रहा है। जो रास्ता है, नाक की हड्डी अगर नॉर्मली दरमियान में सीधी होनी चाहिए, और वो इस तरह बल खा गई है कि जो साइंसिस से रतूबतें निकल रही हैं वो पूल कर रही हैं, एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, फिर खारिज हो रही हैं। तो उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें हमें उसका ड्रेनेज पाथवे क्लियर करना है। तो नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो तब भी ये केरे का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। लिखा यही जाता है कि नहीं होगा,
मोस्ट होता है, लेकिन करने वाले पे डिपेंड करता है। अब किसी ने आते ही उड़ा दी उसकी नाक की हड्डी ये सोच के, तो फिर उसको हो सकता है फायदा ना है, लेकिन उसको उस वजह का तयन करना है, पहले उसको लिखना है, उसकी डायग्नोसिस बनानी है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, अगर उसके ऊपर तशखीस नहीं ना लिखी डॉक्टर ने, तो इसका मतलब है कि उसने आपके साथ खिलवाड़ कर दिया। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।